जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने मृदा अपरदन और इन्वायरमेंट का जो भी हिंद महासागर के संसाधनों से शोषण रिलेटेड प्रॉब्लम समझा था, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी जीएस पेपर 3 वाले लोग हैं, केवल जिन्होंने ध्रुव बैच जीएस पेपर 3 का ज्वाइन किया है, तो उनको भी ये वाले वीडियोस मिल जाएंगे जो जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 का लिंकेज डायरेक्ट है। इसीलिए मैं बार बार सबसे ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया पूरा जीएस पेपर 1 2 3 4 ही ज्वाइन करो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि आप जीएस पेपर 1 को 3 से अलग नहीं कर सकते, 3 को 1 से अलग नहीं कर सकते, 2 को 4 से अलग नहीं कर सकते। तो अपने आप में चीजें बहुत ही गुत्थम गुत्था है। तो हम लोग का भी बस नहीं, या तो हम लोग ये करें कि केवल कुछ पॉइंट्स वही जीएस पेपर 1 वाले एकदम अलग, जीएस पेपर 4 वाले एकदम अलग, ऐसे करके बताएं, जो कि संभव नहीं है। फिर वो ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं रह जाता है। तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम लोग अगर सिलेबस देखें वापस में, ठीक है, अगर हम लोग ये सिलेबस देखेंगे तो देखिए, जो जियोग्राफी का सिलेबस है वहां पे हम लोग ने देखा था भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भारत के समुद्री संसाधन की क्षमता हो गई थी। आज बेसिकली हम लोग को मानव प्रवास, ये जो चैप्टर है, ठीक है, देखिए एक बार ये सिलेबस का हिस्सा देख लीजिए, ताकि आप प्रॉपर देख पाएंगे कि हम लोग ने बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे सर्च कर करके निकाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, घटना चक्र में एग्जैक्ट वो सारी पॉइंट्स दिए नहीं हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोग सीधे घटना चक्र का रीडिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, घटना चक्र की रीडिंग नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, पढ़ने लायक, डिस्कशन करने लायक, जो रिपोर्ट्स होंगी, जो मैप्स होंगे, जो अदर चीजें होंगी, केस स्टडी होंगी, वो चीजें हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे, मानव प्रवास, भारत पर ध्यान देने के साथ विश्व की शरणार्थी समस्या। तो दो पॉइंट है। पहला बात तो मानव प्रवास, ठीक है, तो मानव प्रवास, इसमें दूसरा पॉइंट है विश्व की शरणार्थी समस्या भी है। ठीक है, तो मानव प्रवास और विश्व की शरणार्थी समस्या भी है। फिर जो दूसरा पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा और सीमांत। और फिर तीसरा पॉइंट है, आप देखिए, स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव। ठीक है, तो जनसंख्या और बस्तियां, इनके प्रकार और पैटर्न, मतलब टाइप्स एंड पैटर्न। तो ध्यान रखें, टाइप्स एंड पैटर्न दोनों में डिफरेंस होता है। शहरीकरण, स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव। तो ये 4-5 टॉपिक अगले हमारा जो एक दो लेक्चर के करीब जो हमारा होगा, इन चीजों पर फोकस होगा। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, हमारा इन चीजों पर फोकस होगा। तो हम लोग कुछ कंटेंट भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, दो चीजों में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम लोग कंटेंट डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे विश्व की शरणार्थी समस्या, जो कि यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो सीधी बात है, मुझे वहां पर थोड़ा समय देना पड़ेगा आप लोग को विश्व की शरणार्थी समस्या के बारे में दिखाने के लिए। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड, उसके माध्यम से कंटेंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं बताऊंगा कि देखो, ये आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आ रहा है तो इस बात पे आपको फोकस करना है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं मानव प्रवास, तो मानव प्रवास से एक प्रश्न तो सीधा सीधा बनता है, मानव प्रवास के कारकों को उदाहरण सहित बताएं या स्पष्ट करें। ठीक है, तो डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन माइग्रेशन। एक प्रश्न तो सीधा सीधा बनता है, एक प्रश्न नंबर 1 आपका सीधा सीधा बनता है। ठीक है, दूसरी बात मैं देखूंगा तो भारत पर ध्यान देने के साथ, भारत पर ध्यान देने के साथ मानव प्रवास, और मानव प्रवास में ही ह्यूमन माइग्रेशन, और माइग्रेशन में ही आगे लिखा है कि भारत पर ध्यान देने के साथ विश्व की शरणार्थी समस्या। तो भारत में शरणार्थी समस्या क्या है, विश्व में शरणार्थी समस्या क्या है, और एज अ होल मानव प्रवास को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे मानव प्रवास, अभी जब कोविड-19 आया था तो इस पर प्रश्न भी बना कि मानव प्रवास से क्या होता है। मानव प्रवास कोविड-19 में भारत में आजादी के बाद, जब आजादी के बाद का जो है सबसे बड़ा, जैसे जब विभाजन के बाद हम कह सकते हैं, विभाजन के समय सर्वाधिक लोग माइग्रेट हुए थे भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा जो माइग्रेशन है ना, वो भी रिवर्स माइग्रेशन है, उल्टा माइग्रेशन है। उस पर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर विश्व की शरणार्थी समस्या, तो विश्व में आप देखोगे बहुत सारे भागों में विभिन्न शरणार्थी समस्या, जैसे सीरिया, जैसे यमन, जैसे आप देखोगे अफगानिस्तान में, आप देखोगे रोहिंग्या क्राइसिस। तो विश्व की, वेंजुएला में आप देखोगे, तो विश्व में शरणार्थी समस्या बहुत सारे जगहों पर है, ये बात भी समझिएगा। और जो दोस्तों, इसमें जो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो कि घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है, यहीं पे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन टाइप्स बता दिए। ठीक है, तो मैंने आपसे टाइप्स बता दिए कि किन किन चीजों से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी नोट भी करवा दूंगा। तो पहली बात तो ये समझ आ गई, रोहिंग्या। तो यहां पर आप देखो, तो विश्व की शरणार्थी समस्या से एक तो रोहिंग्या क्राइसिस, जो कि भारत पर ध्यान दिया जाए, अगर भारत पर ध्यान दिया जाए तो रोहिंग्या शरणार्थी समस्या भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, रोहिंग्या शरणार्थी समस्या विश्व की शरणार्थी समस्या है ही। मेरे हिसाब से दोस्तों, जो विश्व की शरणार्थी समस्या है उसको क्लाइमेट चेंज, ठीक है,
क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट बेस्ड माइग्रेशन, क्लाइमेट माइग्रेशन पर एक प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जलवायु शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी? ठीक है, एंड हाउ टू डील दिस प्रॉब्लम? ठीक है, इस समस्या का समाधान कैसे करें, यह प्रश्न अपने आप में एक बन सकता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं, है ना, आप कह सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन, ठीक है ना, इज इंटेंसिंग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, आप ऐसे समझिए, जो विश्व, मैं हिंदी में बोलता हूँ यार, अंग्रेजी जब आती नहीं तो जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग उसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं हिंदी प्रॉपर आपको सही से हिंदी समझ में आएगी ऐसे बोलूंगा। ठीक है, तो विश्व में जलवायु शरणार्थी की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, विश्व में जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट माइग्रेशन, ठीक है, क्लाइमेट माइग्रेशन, जलवायु प्रवास की समस्या बढ़ रही है। इस संदर्भ में देशों द्वारा क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं? ठीक है, इसके साथ साथ अपने सुझाव दें। ठीक है, इसके साथ साथ सुझाव दें कैसे इस समस्या से निपटा जा सके। तो मेरे हिसाब से शरणार्थी समस्या में एक शरणार्थी समस्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बन सकती है, और सीधी बात है, जब क्लाइमेट चेंज पे आ जाएगा प्रश्न, तो ये जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है। ठीक है, तो जब क्लाइमेट चेंज यहाँ पे जुड़ जाएगा तो पेपर 1 पेपर 3 दोनों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये बात आप समझेंगे, यहां पर मैंने आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए जब भी मानव प्रवास होता है, ठीक है, मानव प्रवास होता है, तो पहले हम लोग एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये सीधे ये इस फैक्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट मानव प्रवास का जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अभी लगभग 15 मिनट मान के चलिए आपको, देखिए इसीलिए मैं टाइम देखते रहता हूँ बार बार। लगभग 15 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन माइग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्या ध्यान में रखना है आंसर राइटिंग करते समय? तो जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे उत्तर लेखन के दौरान, इस बात को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी, ठीक है, देखिए जब भी माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है कोई भी, या फिर हम कह सकते हैं माइग्रेशन, और या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रवसन। तो जब भी अब देखो, मैं प्रवसन की डिफिनीशन नहीं बताऊंगा कि मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास स्थानों को चेंज करना, ठीक है, यानी रहना, कुछ समय तक रहना, इसको बेसिकली देखिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, वहां पे रुक रहे हैं कुछ देर, तो इसको बोलेंगे प्रवसन, मतलब वहां पे आपका स्थायी आवासन हो रहा है। ठीक है, वहां पे आप आर्थिक गतिविधि, वहां की संस्कृति में भागीदारी निभा रहे हैं, तो उसको लोग बोलते हैं प्रवसन, सीमित समय तक। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रवसन। मैं डिफिनीशन पे नहीं चर्चा करूंगा। ठीक है, हम फोकस ये करेंगे कि प्रवसन के कारक क्या है, क्या कारक है प्रवसन होने के। तो आप देखेंगे पहली बात, प्रवसन के कारक, देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे आपको आंसर ऐसा ही लिखना है। तो पहली बात आपको दिखाना है पुल फैक्टर, यानी आकर्षक, आकर्षण, ठीक है, यानी जो खींचने वाला कारक है। दूसरा पुश फैक्टर, पुश फैक्टर मतलब धकेलने वाला कारक। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। पुल फैक्टर मतलब आकर्षण, आकर्षण का मतलब ये कहां पर होगा, गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल यानी डेस्टिनेशन। ठीक है, तो देखो ये चीजें नोट बना लो तुरंत, अब ये मत कहना सर इसकी पीडीएफ चाहिए, ये चीजें तुरंत नोट डाउन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो डेस्टिनेशन, पुल फैक्टर यानी आकर्षण कौन सा करेगा, जहां पे प्रवासी जा रहे हैं वो अपनी तरफ खींचेगा, डेस्टिनेशन पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। और पुश फैक्टर क्या होगा, जो आपका सोर्स है, सोर्स है यानी जो स्रोत क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा आपका पुश फैक्टर, वहां से आपको धकेला जाएगा। तो प्रवसन बेसिकली दो कारणों के कारण होते हैं, दो कारक हैं प्रवसनों के। तो गंतव्य पे, गंतव्य पे क्या होगा, यहां पर आप देखिए सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, आप यहां पे चाहिए तो ऐसे टेबल ही बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर ऐसे ये कर लीजिए, यहां पर इसको बना लीजिए, ठीक है, और यहां पर कारक, यहां पर लीजिए कारक। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पर लिख दीजिए आप, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, नैतिक इत्यादि सभी, जो जो लिख पाए लिख दीजिए। ठीक है, तो प्रवसन के कारक, जब भी एग्जाम में प्रश्न है तो सीधे ये टेबल आप बना सकते हैं। तो सामाजिक कारक, सामाजिक कारक पुल करने का, डेस्टिनेशन क्षेत्र में मतलब गंतव्य क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वहां पे शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर अवसर है। ठीक है, वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर अवसर है। तो लोग, जैसे आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र में आने का एक बड़ा कारण क्या होता है कि शहर आकर्षित करता है, कि शहर में बढ़िया स्कूल है, शहर में बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज है, ठीक है, बढ़िया अवसंरचना है। तो आप देखेंगे
ये है आपका पुल कारक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं चीजों की कमी है। ठीक है, तो पुश होता है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग का गांव है, ठीक है, तो हम लोग गांव में थे, तो वहां से मम्मी पापा शहर में चले आए। ठीक है, शहर में चले, जैसे जब पापा रिटायर हुए थे 2001 में, ठीक है, तो पापा आर्मी में थे। आर्मी से जब रिटायर हुए तो हम लोग पास एक ऑप्शन था कि हम लोग गाँव जाएं और गाँव में रहें। तो मम्मी पापा देखे कि वहां पे जो है बच्चे क्या कहते हैं, मतलब गंदी गंदी आदतें सीख रहे हैं। ठीक है, पान पुकार, वहां पे पता नहीं क्या क्या लोग खा रहे हैं, वो सब सीख रहे हैं, गाली गलौज देना सीख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। जब ये सब देखे कि गांव का माहौल क्या है, तो पापा मम्मी को क्या किया, पुश किया गया कि भैया निकल जाओ, ये अच्छी जगह नहीं है, अब चले जाओ बाहर। तो पुश फैक्टर मतलब क्या है, ऐसे समझ रहे हैं कि गांव का जो, या फिर जो आपका स्रोत क्षेत्र है, मैं बेसिकली गांव अभी बोल रहा हूं, ताकि बेसिकली भारत में जो माइग्रेशन होता है सबसे ज्यादा रूरल टू अर्बन होता है, सर्वाधिक माइग्रेशन। तो आप देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो स्रोत क्षेत्र है, वहां से क्या किया गया, वहां से आपको पुश किया गया। वहां पे कुछ ऐसी कमियां थी, वहां पे आपके पास स्कूल नहीं था, एजुकेशन की कमी थी, वहां पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, कोई दिक्कत हो गई तो आप कहाँ जाएंगे, तो पुश किया गया वहां से। फिर आर्थिक कारक क्या, शहरों में रोजगार की उपलब्धता। ठीक है, रोजगार की उपलब्धता, अब देखो थोड़ा सा ये समझना, शहरों में रोजगार की उपलब्धता है ना, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब कमी। ठीक है, राजनीतिक कारक क्या है, शहरों में, है ना, शहरों में क्या है, शहर बेसिकली राजनीति का केंद्र है, शहर क्या है, राजनीति का केंद्र है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये केंद्र नहीं है। ठीक है, अस्थिरता है ग्रामीण क्षेत्रों में। पर्यावरणीय कारक क्या है, पर्यावरणीय कारक, है ना, पर्यावरणीय कारक क्या है, आकर्षण। शहरों में हम कह सकते हैं कि हमारे पास साफ वायु ये सब उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, या फिर आप यहां पर पर्यावरण कारक उल्टा लिख दीजिए, यहां पर उपलब्ध है लेकिन यहां पर नहीं है, शहरों में उपलब्ध नहीं है। तो इसी को जब जब स्रोत क्षेत्र जब स्रोत क्षेत्र आकर्षण कारक उत्पन्न करने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल बेटर आकर्षण कारक क्या है, पर्यावरणीय कारक है। तो जब स्रोत क्षेत्र ऐसा आकर्षण कारक उत्पन्न करने लगे जिससे गंतव्य क्षेत्र यानी डेस्टिनेशन से लोग वापिस आने लगे अपने सोर्स रीजन में, तो उसी को बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ गया। तो माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुल और पुश फैक्टर काम करता है, अभी हम लोग सीधे सीधे देख लेंगे पुश और पुल फैक्टर। लेकिन जब स्रोत क्षेत्र पे वापस लोग जाने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पुश और पुल फैक्टर समझ में आ गया। जैसे कोविड 19 ने क्या किया, कोविड 19 ने शहरों को पुश फैक्टर उत्पन्न किया, शहरों में पुश फैक्टर उत्पन्न किया, और ग्रामीण में पुल फैक्टर उत्पन्न किए बहुत सारे। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो कोविड 19 ने क्या किया, रिवर्स माइग्रेशन उत्पन्न किया। क्यों, क्योंकि गंतव्य क्षेत्र जो थे वहां से पुश फैक्टर उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। ठीक है, तो प्रवसन के कारक हमें समझ में आ गया, प्रवसन के प्रभाव, इसको भी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में जल्दी से समझ लेते हैं। प्रवसन के प्रभाव, तो जब ये प्रश्न आपको लिखना हो एग्जाम में कि प्रवसन के प्रभाव बताएं, जैसे परिणाम, या यहाँ पे मैं लिख सकता हूं प्रवसन के परिणाम। जैसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कोविड 19 ने, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बचेगा, कोविड 19 ने क्या किया, रिवर्स माइग्रेशन उत्पन्न किया, भारत में रिवर्स माइग्रेशन की एक बड़ी प्रवाह उत्पन्न की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रिवर्स माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कोविड 19 के दौरान हुए रिवर्स माइग्रेशन से सामाजिक आर्थिक परिणामों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन या फिर इंपैक्ट ऑफ रिवर्स माइग्रेशन ड्यूरिंग कोविड 19 पेंडेमिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन सी से नोट करना। तो जब आप परिणाम लिखेंगे ना, तो परिणाम आप क्या लिखेंगे, दो हेडिंग जरूर देंगे। पहला लिखेंगे स्रोत क्षेत्र, ठीक है, स्रोत क्षेत्र पर परिणाम। दूसरा लिखेंगे गंतव्य क्षेत्र पर परिणाम। तो ये दिमाग में रखना। अब मान लो स्पेसिफिक कोविड 19 का प्रश्न आता है, स्पेसिफिक कोविड 19 का प्रश्न आता है, तो यहां पर ऐसे समझिए, स्रोत क्षेत्र यानी क्या हो गया, शहर, यहां पर स्रोत क्षेत्र यानी शहर हो गए, गंतव्य क्षेत्र हो गया ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। तो यहां पर परिणाम क्या होगा, अगर मैं बात करूं पहला आर्थिक परिणाम की बात करूं, आर्थिक परिणाम की बात करूं, तो क्या होगा, यहां पर मजदूरों की कमी हो जाएगी, मजदूरों या श्रम बलों की कमी हो जाएगी। ठीक है, श्रम बलों की कमी हो जाएगी, है ना। और यहां पर क्या होगा, यहां पर वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको आर्थिक परिणाम एक साथ साथ दिख रहा है। ठीक है, एक साथ साथ दिख रहा है। सामाजिक परिणाम में क्या होगा, सामाजिक परिणाम में बेसिकली स्रोत क्षेत्र या फिर आप कह सकते हो गंतव्य क्षेत्र में क्या होगा, जब लोग आपस में घर परिवार में जा रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है,
मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन, ठीक है। एक परिणाम और सामाजिक क्या हो रहा है, बीमारी जो कोविड 19 है, कोविड 19 का जो वायरस है वो क्या हो रहा है, वो शहरों से ग्रामीण की ओर वो भी जा रहा है, बीमारी वायरस जा रही है। इससे क्या हो रहा है, ग्रामीण जो स्वास्थ्य अवसंरचना है, तो सामाजिक परिणाम में क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य अवसंरचना पर दबाव में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, दबाव में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, रोजगार, यहां से क्या होगा, यहां पर रोजगार क्षय, एमएसएमई इंडस्ट्रीज बंद, ये होगा, रोजगार क्षय होगा, एमएसएमई इंडस्ट्री बंद होंगी, सेवा सेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, सेवा क्षेत्र पर, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, है ना, तो यहाँ पे रोजगार से होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पाएगा अगर उपलब्ध नहीं है, या फिर कृषि में फिर से उन लोग को समाहित किया जाएगा, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या आ सकती है। तो बेसिकली आपको जब आंसर लिखना है प्रवसन के परिणाम पर, ठीक है, प्रवसन के परिणाम पर, तो आपको स्रोत और गंतव्य क्षेत्र का, ठीक है, उदाहरण लेके लिखना है। तो कोविड 19 के दौरान ये रिवर्स माइग्रेशन का परिणाम हुआ, समझिएगा, ये रिवर्स माइग्रेशन का परिणाम हो रहा था, ठीक है, क्योंकि स्रोत क्षेत्र अब शहर बन गए थे, गंतव्य क्षेत्र यानी डेस्टिनेशन ग्रामीण क्षेत्र बन गए थे, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली उल्टा होता है, जनरली उल्टा होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं सामान्य स्थिति की, तो स्रोत क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र पर क्या क्या परिणाम होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज देख लेते हैं सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है। जैसे लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ता है, तो आप पहले ऐसे देख लेना, ठीक है। तो हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा सामाजिक प्रभाव पड़ता है, हमारा आर्थिक प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, जननांकिकीय यानी हम इसको कैसे डेमोग्राफिक प्रभाव पड़ता है। तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिख देना आप लोग। अब देखो क्या होता है, स्रोत क्षेत्र है ग्रामीण, है ना, ग्रामीण क्षेत्र, और यहां पे मैं गंतव्य क्षेत्र लिख रहा हूं शहर, ये शहर क्षेत्र। तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा स्रोत क्षेत्र में, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा स्रोत क्षेत्र में, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है, अकेलापन, है ना, अकेलापन, वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि, है ना, यहाँ अकेलापन लिख लीजिए, अकेलापन लिख लीजिए, ये प्रभाव पड़ा। सामाजिक प्रभाव में पॉजिटिव क्या पड़ा, ये तो निगेटिव इंपैक्ट हो गया ना अकेलापन, क्योंकि लोग शहर चले गए। पॉजिटिव क्या पड़ा, शिक्षा स्वास्थ्य में व्यय में वृद्धि हुई, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य में व्यय में वृद्धि, क्योंकि ये जो गंतव्य क्षेत्र में लोग पैसा कमाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में भेजेंगे, तो शिक्षा स्वास्थ्य में वृद्धि हुई। सामाजिक परिणाम एक और क्या हो सकता है, कृषि के महिलाकरण, कृषि का महिलाकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये होगा, ठीक है। अच्छा, आर्थिक प्रभाव, है ना, आर्थिक प्रभाव क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी दरों में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी दरों में वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ पे मजदूरों की कमी हो जाएगी, है ना। ग्रामीण लेबर में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्यों वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, मेनली जो लेबर फोर्स जो गया है शहर, वो क्या है, वो है आपका पुरुष, पुरुष वर्ग बेसिकली गया है लेबर फोर्स के रूप में। तो आप देखो कि आर्थिक प्रभाव ये पड़ रहा है, मजदूरी दरों में वृद्धि क्योंकि मजदूरों की कमी हो जाएगी, है ना। जननांकीय प्रभाव में क्या पड़ रहा है, यहां पर वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी अनुपातिक रूप से स्रोत क्षेत्र पे। यहां पर आप देखोगे, तो ये हो गया वृद्धों की जनसंख्या वृद्धि हो गई, लिंगानुपात में वृद्धि हुई क्योंकि बेसिकली जो शहरों में गए हैं वो क्या है, पुरुष है, युवा पुरुष है, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहां पर, और उसका वहां पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा स्वास्थ्य में वहां पर, है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गंतव्य क्षेत्र पे, गंतव्य क्षेत्र पर क्या पड़ेगा कि दबाव बढ़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी अवसंरचनाओं पर दबाव बढ़ेगा, है ना, क्योंकि भीड़, शहर की भीड़ पता नहीं संभाल पाएगा कि नहीं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा शहरों पर, है ना। शहरों में पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मजदूरी दर में कमी आ जाएगी, अच्छे, आप कह सकते हो अच्छी गुणवत्ता के कम दरों पर मजदूर मिल जाएंगे, यानी उद्योगों का क्रमिक विकास हो सकेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये सारे पॉइंट्स आप इन चीजों में बता सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जो आप एक सामाजिक प्रभाव में, एक प्रभाव और क्या बता सकते हो, असुरक्षा, खासतौर पे महिलाओं की असुरक्षा में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो आप इन चीजों को यहां पर लिख सकते हैं स्रोत और गंतव्य के आधार पर, ठीक है। आर्थिक प्रभाव में एक और क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, शहरों से रेमिटेंस आएगा, ठीक है। रेमिटेंस मतलब आप कह सकते हैं, रेमिटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्रांसफर इनकम, रेमिटेंस कुछ बोलते हैं हिंदी में, एक बार देख लेना। तो शहरों से रेमिटेंस आएगा, पैसा आएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देगा, ग्रामीण मांग को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ग्रामीण, और बेसिकली आप समझिए स्रोत और गंतव्य क्षेत्र में ये जो प्रभाव है, आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर आप बता सकते हैं जब भी प्रश्न का आंसर लिखेंगे तब। तो ये आपका हो गया,
ठीक है, तो स्रोत और गंतव्य क्षेत्र ये आपका हो गया। अब हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, घटना चक्र में क्या हमारे पास पॉइंट दिए हैं, हम लोग इसको देख के आगे बढ़ते हैं। तो एज अ कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 20 मिनट प्रॉपर लग भी गया। तो मानव प्रवास हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो मानव प्रवास एक बार हमें करना है। तो अब ये देखो, इस बात को देखो, तो प्रवास की डिफिनीशन एक बार एक लाइन की देख लो। व्यक्तियों या जनसंख्या का अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना ही प्रवास कहलाता है। जाकर बसना। प्रवास में दो तत्व होते हैं, एक आवास से दूरी, दूसरा आवास के स्थान पर परिवर्तन। तो ध्यान रखें, आवास के स्थान पर परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग प्रवास। साधारणतः जब जनगणना होती है भारत में, तो देखा जाता है जन्म का स्थान, कि आपका जन्म कहां पर हुआ और आपका वर्तमान स्थान क्या अलग है। अगर अलग है तो उसको प्रवसन माना जाएगा, अलग नहीं है तो उसको प्रवसन नहीं माना जाएगा। तो भारत में ये है जनगणना में प्रवास तत्व देखना। तो दो तत्व हैं, आप इंट्रोडक्शन में इस बात को बता सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप बता सकते हैं। तो भारत में जन्म के मूल स्थान और वर्तमान निवास के आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसे निर्धारित किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे भारत में दो प्रकार के प्रमुख, देखो भारत में, देखो यहां पर अगर हम लोग ऊपर ऊपर बात करें, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे आगे। तो प्रवास सामान्यतः दो तरह के होंगे, दो तरह के प्रवास होंगे, एक आंतरिक प्रवास और एक बाह्य प्रवास, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन बोलते हैं। जब भारत के लोग हैं स्किल्ड वर्कफोर्स, वो चला जाता है बाहर, देश के बाहर चला जाता है। तो दो प्रवास की धाराएं हैं, एक है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, एक है आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। तो ये है। अब आंतरिक प्रवास क्या है, भारत में कई तरह का है। भारत में सामान्यतः देखो रूरल अर्बन, ठीक है, अर्बन, सॉरी रूरल अर्बन हो गया, और अर्बन से यहाँ पे रूरल अर्बन, और छोटे अर्बन से बड़ा वाला अर्बन, यहां पर हो जाएगा अर्बन से फिर फाइनली रूरल। ठीक है, जिसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। तो तीन तरह का आप देखोगे प्रवास देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी अर्बन से अर्बन भी, सॉरी रूरल से रूरल भी, चार तरह का यहाँ पर प्रवास है। तो ग्राम से नगर प्रवास यानी रूरल टू अर्बन, नगर से महानगर, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन, जैसे आप लोग कई बार बेंगलोर नौकरी किए, फिर आपकी लोकेशन चेंज करके दिल्ली कर दी गई, तो आपका क्या हो जाएगा, नगर से महानगर प्रवास हो जाएगा। महानगर से ग्राम या नगर को प्रवास, आप रिटायर्ड हो गए, आपने कहा कि वापस चलते हैं गांव बसेंगे, तो आपका क्या हुआ, नगर या ग्राम को प्रवास हो गया वापस उल्टा, और एक गांव से दूसरे गांव को प्रयास। खासतौर पे देखेंगे जो शादी ब्याह होता है अपने यहाँ, तो क्या होता है, जो महिला होती है खासतौर पे अपने ससुराल जाती है, तो कहाँ जाती है, एक गांव से दूसरे गांव में समांतर चली जाती है। तो यही बात यहाँ पर बताया है कि कम दूरी के प्रवास में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। रूरल रूरल और रूरल से अर्बन प्रवास, इन दोनों में स्त्रियों की संख्या ज्यादातर होती है भारत में। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद आप देखोगे स्त्रियों को विवाह के उपरांत अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप देखेंगे। अच्छा, प्रवास के कारक बताया है, देखो ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रवास के कारक। ठीक है, तो प्रवास के कारक क्वेश्चन आ सकता है कि पुल फैक्टर पुश फैक्टर दोनों बता दिया, कि नगरों में उद्योग का संकेंद्रण है और गांव में गरीबी है। ठीक है, तो गांव में गरीबी है, नगरों में उद्योग है, तो रोजगार के लिए लोग क्या करते हैं, पुल फैक्टर, शहर पुल करते हैं और ग्रामीण पुश करते हैं। शहर जो है आजीविका के बड़े साधन है, जबकि गांव में क्या है, बेरोजगारी है। शहर में व्यापार के लिए अनुकूल दशाएं हैं, जबकि गांव में सेवाएं, आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब उपलब्ध नहीं है। शहरों में नियमित काम मिल सकता है, ऊंचा वेतन मिल सकता है, गांव में ये सब नहीं है। तो आप देखेंगे बेसिकली दो फैक्टर आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो दो फैक्टर आपको दिमाग में रखना है कि प्रवास के कारक में, ठीक है, तो दो फैक्टर दिमाग में रखना है। और इसको भी आप, मैंने अभी टेबल जो बनाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक लिख दिया था। तो देखिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कारक भी प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई कहीं पे एथिक, क्या बोलते हैं, एथनिक एथनिक क्लींजिंग हो गई कहीं पर, तो क्या होगा वहां पर, पुश फैक्टर उत्पन्न हो जाएंगे, वहां पर दंगे फसाद हो गए तो पुश फैक्टर उत्पन्न हो जाएंगे, तो लोग माइग्रेट कर जाएंगे वहां से, तो धार्मिक कारक भी हो गया। तो रोजगार, तो अब देखो वही बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है ना, शहर में उद्योग, परिवहन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार, उच्च शिक्षा, विवाह। तो विवाह भारत में एक प्रवास का प्रमुख कारण है, क्योंकि लड़कियों को विवाह के उपरांत अपने ससुराल में जाके रहना पड़ता है, तो भारत में एक प्रमुख कारण है। फिर सुरक्षा की कमी, जातिगत, धार्मिक, राजनीतिक दंगे, है ना, ये सब कारणों से क्या होता है, देखोगे भारत में प्रवास होता है।
फिर पर्यावरणीय कारक है, जैसे आपदा आ गई कोई, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है ना। तो मान लो ग्रामीण क्षेत्र में आपदा आ गई, मैं पर्यावरणीय कारक में बेसिकली मैंने पॉल्यूशन और सोच रहा था। तो पॉल्यूशन तो शहर में ज्यादा होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र मान लो कोई आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो इस वजह से क्या होता है, प्रवास होता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसके परिणाम, ये भी प्रवास के कारक और परिणाम, ये क्वेश्चन में देखो, तू मेरी बात एक समझिएगा, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। टू द पॉइंट आंसर का क्या मतलब है, इससे टेबल जो बनाया था वो टेबल बनाना है। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि प्रवास के कारक और उनके परिणामों को स्पष्ट करें, ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो एक टेबल बनानी है सीधे सीधे, प्रवास के कारक, वहां पे लिखना है पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, एक साइड में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सीधे बिंदु आर्थिक में रोजगार की कमी, रोजगार उपलब्धता। उदाहरण के तौर पर शहर में सेवा, व्यापार, उद्योग में व्यापार, रोजगार मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधे टू द पॉइंट एग्जांपल दे के फैक्ट बता बता के लिखते जाना है, अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। तो प्रवास का परिणाम क्या, लाभ और हानि दोनों होता है, और स्रोत और गंतव्य क्षेत्र दोनों पर होता है। ठीक है, तो प्रवास का परिणाम, तो देखो आर्थिक, आर्थिक परिणाम क्या है प्रवास का, हुंडी, हुंडी मतलब बेसिकली रेमिटेंस, तो रेमिटेंस भेजते हैं। भारत में आप देखेंगे, अगर मैं एक डाटा बताऊं, यहां पे थोड़ा डेटा गलत दिया है, लगभग $80 बिलियन, ऐसे ऐसे समझ लिया मैं, हाउ मच रेमिटेंस। तो यहां पे देखेंगे, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया रिसीव्ड 87 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2021। तो 2021 में भारत 87 बिलियन रेमिटेंस, ठीक है, एक्सेप्ट किया है। तो इस बात को समझो, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा भारत में इन्होंने भेजा है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, आप बताएंगे, आंसर लिखेंगे तो फैक्ट बताएंगे। ठीक है, तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसको देखेंगे, ये मतलब गलत सलत बताया, पता नहीं क्या, 55 अरब करोड़ डॉलर, है ना। पंजाब, केरल, तमिलनाडु, है ना, ये देखिए सीधे सीधे। फिर है भोजन, ऋण की अदायगी, स्रोत क्षेत्र पे क्या फायदा हो रहा है, जो रेमिटेंस आ रहा है, कृषि, निवेश, उपचार, बच्चों की शिक्षा, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, है ना, ये सब पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, गंतव्य क्षेत्र पे क्या हो रहा है, गंतव्य क्षेत्र पर निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना, स्लम बस्तियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका फैक्ट बताएंगे। देखिए, तो सीधे लिखेंगे, देखिए, तो अब मेरी बात समझिएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया था, है ना, जैसे अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम लोगों की यही है, जो आप लोग डिस्कशन करते भी हैं, सर कंटेंट आता है लेकिन ये नहीं समझ में आता है कंटेंट को लिखना कैसे है। तो मैंने आपको बताया था, कंटेंट में अपने फैक्ट्स ऐड करने हैं। इस एग्जाम में मतलब ये जो घटना सत्य किताब है, यहाँ पे फैक्ट सही दिए नहीं है, और या तो दिए ही नहीं, दो चीज का प्रॉब्लम है यहाँ पर घटना क्षेत्र में। तो आपको सही फैक्ट यहाँ पर बताना है, तो आप क्या सही फैक्ट बताओगे, है ना। तो आप सही फैक्ट क्या बताओगे, आप लिखोगे, जैसे आपने लिखा यहाँ पर टेबल ऐसे बनाई आपने, ठीक है, और आपने लिखा स्रोत क्षेत्र पर परिणाम, और आपने गंतव्य क्षेत्र पर परिणाम बताया। ठीक है, स्रोत क्षेत्र पर गंतव्य परिणाम बताया। अब यहां पर भी आप चाहिए तो सकारात्मक परिणाम एक जगह लिख दीजिए, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए नकारात्मक परिणाम। ठीक है, नकारात्मक परिणाम, तो दोनों परिणाम बेसिकली दो टाइप के परिणाम होते हैं, है ना। तो स्रोत क्षेत्र पर सकारात्मक परिणाम क्या होगा, आर्थिक में अगर हम देखें सकारात्मक परिणाम क्या होगा, मजदूरी दर में कमी आ जाएगी, मजदूरी दर में कमी आ जाएगी। ठीक है, सामाजिक आर्थिक चाहे तो हेडिंग मत डालिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, स्रोत क्षेत्र में नहीं, सॉरी, यहाँ पर गंतव्य क्षेत्र में, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में क्या होगा, मजदूरी दर में कमी आ जाएगी, भाई वहां पर अधिक श्रम उपलब्ध होगा। लेकिन नकारात्मक परिणाम क्या होगा, डेस्टिनेशन क्षेत्र में स्लम बस्तियों का निर्माण, स्लम बस्तियों का निर्माण। तो यहां पर आप बताएंगे फैक्ट कि उदाहरण के तौर पे 2011 की जनगणना के अनुसार 17.6% शहरी आबादी भारत की कहां पर रहती है, स्लम क्षेत्रों में रहती है। तो आप सीधे एक फैक्ट अपने साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो फैक्ट ऐड करेंगे सीधे सीधे, और मन करे तो यहां पर आप क्या बता सकते हैं, आप एक मैप बना सकते हैं। देखो, ये चीजें ऐड करनी है आपको आंसर में, यही आपका वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, मैप की ऐसी तैसी हो रही है, मिटा के बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझा गया कि कैसे हम आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी जरूर बताइए कि आप लोग ने जो इस ध्रुव बैच में पैसा आप लोग ने जो एक्सपेंड किया है, क्या आपको लग रहा है कि आपको उससे बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, और क्या ध्रुव बैच की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए या घटाई जानी चाहिए। एक रियल व्यू आप लोग जरूर दीजिए, जो आप लोग ज्वाइन किए वो देखिए, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कई बार, और आप लोग को लगता है कि नहीं नहीं सर फ्री में कर दिया जाए,
तो ये चीज भी आप लोगों को पता है कि यार देखो फ्री में कोई चीज हो नहीं सकती, है ना। इतनी रेगुलरिटी के साथ वीडियोस बनाना फ्री में पॉसिबल है नहीं, है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट है काफी हैवी इन्वेस्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में, ये बात मैं बार बार डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन एक लॉजिकल कॉस्ट भी होनी चाहिए। तो ये आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या मार्केट में अवेलेबल जो ये सारे जब ऐसे क्रैश कोर्स चलते हैं तो क्या हम लोग उससे बढ़िया पढ़ा पा रहे हैं यहाँ पे, या हम लोग उससे घटिया पढ़ा रहे हैं। तो दोनों चीज आप लोग ओपन है, आप लोग जरूर अपने व्यूज यहाँ पर साझा किया करिए। देखिए बहुत जरूरी है, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग जरूर अपने व्यूज यहाँ पर दिया करिए कि आपको कैसा लग रहा है ध्रुव बैच में देख के। तो जब आप ये स्लम बस्तियां बताएंगे ना, स्लम बस्तियां, तो आपको यहाँ पर एक साथ मैप भी बना देना है। तो आप क्या करेंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है। और देखिए ये सारी चीजें आपके आंसर में वैल्यू एडिशन का काम करेंगी। आप क्या दिखाएंगे, यहां से आप दिखाएंगे प्रवसन का फ्लो, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होता है बेसिकली, इसको मैं यहां पर दिल्ली है, ठीक है, पहले मैं दिल्ली बना दे रहा हूं, मुंबई बना दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता बना दे रहा हूं, है ना, कोलकाता, और यहां पर मैं बता रहा हूं चेन्नई, ठीक है। प्रवसन का फ्लो क्या है, ऐसे ही है, दिल्ली लोग जा रहे हैं, यहां से लोग मुंबई आ रहे हैं, मुंबई कमाने, चलो बॉम्बे कमाई पैसा, चेन्नई जा रहे हैं लोग, दक्षिण भारत के खास तौर पे लोग चेन्नई चले जाते हैं, चेन्नई बेंगलुरु, है ना, एक बेंगलुरु भी है। और यहाँ पर पूर्वी भारत बिहार के लोग, पश्चिम बंगाल, ये सब भागलपुर के लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये आप मैप में क्या दिखाएंगे, आप दिखाएंगे प्रवसन की धारा, प्रवसन की दिशा, प्रवसन की दिशा, ठीक है। और ये दिखा देंगे ऐसे गोल गोल, लिख देंगे स्लम हॉटस्पॉट, स्लम हॉटस्पॉट। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला है जहां पे प्रवसन ज्यादा हो रहा है, देखो ये मैप से कुछ चीजें पता चली है कि जहां पे प्रवसन ज्यादा हो रहा है वहां पर स्लम बस्तियां भी बनी है। तो यहाँ पे जो कोलकाता का स्लम बस्ती थोड़ा बड़ा बना देना, या मुंबई का धारावी विश्व का सबसे बड़ा स्लम बस्ती है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देना, इसके बाद कोलकाता को दिखा देना, इसके बाद एरिया में दिल्ली दिखा देना, फिर चेन्नई थोड़ा छोटा दिखा देना। तो ये 4-5 मेजर स्लम कंसंट्रेशन या स्लम हॉटस्पॉट को आप मैप में दिखा देना। तो आपका आंसर बहुत मतलब परफेक्ट होने लगेगा जब आप इस तरह से आंसर राइटिंग करते हो, तो ठीक है। तो कभी भी आप जब ये फीलिंग लेके आंसर राइटिंग करोगे तो आपका मतलब बहुत बढ़िया आंसर होगा, है ना। फिर हम लोग कंटेंट देखते रहेंगे आगे। ठीक है, तो ये देखो, तो जब परिणाम आप लिखो तो उसके साथ साथ मैप और डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा आप मैप और डायग्राम साथ साथ बनाओगे अगर तो, ठीक है। फिर सामाजिक, तो सामाजिक में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक, बालिका शिक्षा, परिवार नियोजन, जैसे नए नए विचार जाते हैं, सिंपल सी बात है, जिससे क्या हो रहा है, सामाजिक उत्थान हो रहा है। तो देखो ये पॉइंट्स नोट करते जाइए, आप लोग चाहे तो टू द पॉइंट नोट करते जाइए, या यहीं से अपनी जो किताब है वहां पे टिक मार लीजिए, ठीक है। तो सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखना है कि सामाजिक प्रभाव, ये सब नहीं लिखना है कि प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, ये सब बाकायदे नहीं चलेगा। सीधे लिखो नई तकनीक, बालिका शिक्षा, परिवार नियोजन जैसे विचारों का प्रवाह सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देता है, सिंपल सी बात है। संकीर्ण विचारों में कमी आती है ना, ये आप इसको बता सकते हैं। फिर है नकारात्मक सामाजिक प्रभाव। तो नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है ना, अपराध, औषधियों का दुरुपयोग, ड्रग, भाई गाँव में गया तो ससुराहाऊ खा के गया, चैनी खैनी, अब गांव वालों बताया कि चैनी खैनी चैन से मजा लो, वो प्रचार हम देखते थे तो चैनी खैनी खाना शुरू कर दिए। चाहे हम बोलो जबान केसरी, है ना, हमारी जुबान केसरी हो गई, तो इस सब का प्रचार गाँव में जाके कर दिए, तो गाँव के लोग खाना शुरू कर दिए कि शहरों में रह के एकदम कूल डूड बन के आ रहा है। तो ये बात समझिएगा। तो अपराध, है ना, औषधियों के दुरुपयोग जैसी सामाजिक बुराइयां एक निगेटिव इंपैक्ट है स्रोत क्षेत्र में, है ना। फिर जननांकीय परिणाम क्या हो रहा है, जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। तो मैंने ये बात भी आपसे दिखा दी थी, आयु और लिंग संरचना में असंतुलन होता है, ठीक है, लिंगानुपात असंतुलित होता है। स्रोत क्षेत्र में क्या होता है, स्रोत क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, गंतव्य क्षेत्र में पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, वृद्ध जनों की संख्या स्रोत क्षेत्र में बढ़ जाती है क्योंकि युवा आबादी मुख्यतः प्रवास करती है, ठीक है। फिर पर्यावरणीय समस्याएं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाहित मल एवं कचरा, ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम यहां पर बता दिए। अब हम लोग कुछ प्रश्न तुरंत देख लेते हैं, ठीक है। तो तुरंत हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं और मुझे लगता है 40 मिनट में ये प्रश्न आपका मतलब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। टू द पॉइंट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शरणार्थी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अब समझिए, शरणार्थी समस्याओं पर प्रकाश डालिए भारतीय उपमहाद्वीप में। शरणार्थी, यहां पर प्रश्न ध्यान रखिए, इंग्लिश पढ़ना है। देखो अगर यहां पर रिफ्यूजी दिया है, रिफ्यूजी, तो पहली बात तो हम ये समझ ले, रिफ्यूजी और माइग्रेट में अंतर होता है, माइग्रेंट और रिफ्यूजी में अंतर होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है,
यहाँ पर देखेंगे तो क्या यहाँ पे क्लियर बात बताई हुई है, ठीक है, OHCHR, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट है, इसकी वेबसाइट पे आप देखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर बताया है। यहाँ पे माइग्रेंट और रिफ्यूजी में अंतर है, ठीक है, दो चीज में अंतर है। रिफ्यूजी क्या होते हैं? रिफ्यूजी वो लोग होते हैं, पहली बात, रिफ्यूजी के पास एक रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट होता है, मतलब यूनाइटेड नेशन इनको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये रिफ्यूजी हैं। वैलिड कारणों से, ये वैलिड कारणों से क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सारे प्रवासियों को एक बड़ा ब्रैकेट में बनाऊं, ठीक है, सारे प्रवासियों को एक बड़ा ब्रैकेट में बनाऊं, तो रिफ्यूजी एक छोटा पार्ट होंगे प्रवासी का, इनके पास सर्टिफिकेट होगा। जबकि प्रवासी क्या होंगे, लीगल या इलीगल दोनों प्रवासी हो सकते हैं, ठीक है। तो भारत में प्रवासन लीगल या इलीगल दोनों हो सकता है, लेकिन अगर रिफ्यूजी आएंगे तो प्रॉपर उनको यूनाइटेड नेशन से एक कार्ड मिलेगा, रिफ्यूजी कार्ड। रिफ्यूजियों को अधिकार अधिक मिलते हैं। रिफ्यूजियों को, चूंकि भारत में, हालांकि भारत रिफ्यूजी का जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज जो है, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन पूरी दुनिया में जो मान्यता है रिफ्यूजियों को, तो यहां पर नॉन रिफाउलमेंट, गैर वापसी, नॉन रिफाउलमेंट का सिद्धांत लागू होता है। मतलब आप रिफ्यूजी को जबरदस्ती अपने देश में नहीं भेज सकते जहां पे उनकी जान, उनकी संपत्ति इत्यादि को खतरा हो, तो आप जबरदस्ती उनके देश में वापस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें कि माइग्रेंट और रिफ्यूजी में अंतर है, ठीक है। ये बात समझ आई कि माइग्रेंट क्या है, कोई भी व्यक्ति जो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गया वो माइग्रेट हुआ, आवास के स्थान में परिवर्तन हुआ तो माइग्रेंट हुआ। लेकिन रिफ्यूजी क्या हुआ, तो क्या लिखा है, देयर इज नो यूनिवर्सल लीगल डिफिनेशन ऑफ माइग्रेंट। तो माइग्रेंट की कोई यूनिवर्सल लीगल डिफिनेशन नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ द हाई कमिश्नर टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट ऑफ ऑल पर्सन, द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी OHCHR हैज डिस्क्राइब्ड इंटरनल माइग्रेंट एज any person who is outside a state of which they are a citizen or national, or in case of stateless person, पढ़ दे रहा हूं एक बार ताकि आप लोगों को फिर समझा दूंगा, देयर स्टेट ऑफ बर्थ और हैबिचुअल रेसिडेंस। माइग्रेंट इज देयर बाय यूज अ न्यूट्रल टर्म टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉमन अ लैक ऑफ, क्या चला गया, मतलब कुल मिलाकर कैसा कह रहा है, माइग्रेशन, माइग्रेंट उन सभी कॉमन, उन सभी व्यक्तियों को बोला जाएगा जो अपने स्थान से दूसरे स्थान आवास परिवर्तित किए हैं, ठीक है। माइग्रेंट तो सभी को बोला जाएगा। हो सकता है कि वो स्टेटलेसनेस की भी अवस्था में हो, मतलब उनके पास कोई राज्य ना हो। कहां चला गया भाई,